बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है और आज हम बात करेंगे कराची में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हो रही हैं खेलों की और साथ साथ सिंध गवर्नमेंट हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रही है, मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही है और उनमें एक नए खेल का इजाफा किया गया है जो इंटीरियर सिंध के अंदर आज है। हमने देखा कि पिछले दिनों मुनक्किद हुई बैल रेस से मुनक्किद हुई और इंटीरियर के अंदर और बड़ा ज़बरदस्त रहा वो इवेंट और इस पर भी आज हम बात करेंगे। दीगर खेलों के अभी भी हवाले से बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं खेलों के उस पर भी गुफ्तगू रहेगी इस शो के अंदर। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अकील सुल्तान, हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये मौजूद हैं, इन पर भी बात रहेगी। और फिर हम बात करेंगे थोड़े से पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, पाकिस्तान के लिए साबका कप्तानी कर चुके हैं और काफ़ी रन स्कोर कर चुके हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम क्या स्पिन ट्रैक पे किस हद तक कामयाब रहे, इस पर भी बात रहेगी कि उस पर उनकी कारकर्दगी का रुझान किस तरह रहा। चलें जावेद साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, हमने देखा कि ओवरऑल बाबर आजम की कारकर्दगी स्पिनर्स के सामने कोई खातिर खा नहीं रही और इसका मुजाहरा वो खुद भी करते रहे हैं तमाम मैचेस के अंदर कि उनसे खुद रन होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप समझते हैं अगर बाबर रन नहीं कर रहे हैं तो हमने पिछले दिनों उन्हें रेस्ट दिया, कामरान गुलाम को लेकर आए और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, कामरान अब भी टीम का हिस्सा बन गए, लेकिन बाबर आज भी स्पिनर के सामने फेल होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मोहन भाई, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि बाबर आजम जो है देखें हमेशा से स्पिनर्स पे जो है स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका ताज़ा तरीन मुजाहरा आपने दोनों टेस्ट में देख लिया है। वो डबल फिगर में नहीं जा सके और जिस तरीके से उनका नाम है, जिस तरीके से वो रन्स करते आ रहे हैं कंटिन्यू, पाकिस्तान के स्टार हैं, हम किंग कहते हैं बाबर, लेकिन असल किंग तब हैं जब आप परफॉर्मेंस दें। आपने परफॉर्मेंस जो है इन दोनों टेस्ट में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं, साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस जो थी नज़र आना शुरू हुई थी, लेकिन वहाँ भी जो है आप स्पिनर्स से जो है आउट हो गए। और कम से कम पाकिस्तान की जो विकेटें हैं और पाकिस्तान की अवाम जो बहुत ज़्यादा बाबर आजम को प्यार करती है और बाबर आजम के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं और उन पे भी एक सवालिया निशान है आया कि आप मीडियम पेसर या आप फास्ट बॉलर्स के बैट्समैन हैं कि भाई आपकी जो जॉब है क्रिकेट टीम में, आपका जो नंबर है, आपको तसलसल से रन्स करने चाहिए। आप कहते हैं कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बाबर आजम जिस तरीके से 2-3 टेस्ट मैचेस में जो उनकी परफॉर्मेंस है, आज भी देख लें कि किस तरीके से बाबर आजम को स्पिनर्स ने आउट किया है, तो ये बाबर आजम पे खुद एक सवालिया निशान है। पिछले दिनों हम इसी पे जब बात कर रहे थे कि अगर बाबर आजम की इस तरीके की फॉर्म है तो आप किसी नए प्लेयर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस दे सकते थे, कम से कम दूसरे टेस्ट में आप उन्हें आराम करा देते। और आगे आपको पता बहुत ज़्यादा इवेंट आने वाले हैं और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से पहले सैफ क्रिकेट टूर्नामेंट भी आने वाला है। तो कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम से जो हमारी तवक्कुआत थी, जिस तरीके के जिस पाए के बैट्समैन हैं, स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह इस टेस्ट में भी देख लें कि उन्होंने जो है डबल फिगर में जाना भी गवारा नहीं किया। चले गवारा नहीं किया, लेकिन वो तो एज ए बैटर अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे, पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। अकील, आपसे भी पूछूंगा बाबर की कारकर्दगी के हवाले से। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाबर स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी से नहीं, जब से उन्होंने कैरियर का आगाज किया है क्रिकेट के अंदर और जब भी वो इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स पे। और जब आपने स्पिन ट्रैक बना लिया तो आप इसकी जगह, बाबर की जगह, किसी अच्छे बैटर्स को जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मर है उन्हें शामिल कर सकते थे। बिल्कुल शामिल कर सकते थे, क्योंकि ये होम सीरीज़ है, हमारा होम एडवांटेज लेना चाहिए, हमें नए लड़कों को चांस देना चाहिए। अभी जावेद भाई ने भी अच्छी बात कही है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और हमें रेस्ट देना चाहिए और इनका इलाज भी रेस्ट ही है। जब आप स्पिनर पे फंसते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप हमारे किंग हैं, एक तरीके से पाकिस्तान के किंग हैं ये बैटिंग में, और फिर भी आप फेल होते जा रहे हैं। स्पिनर्स पर अगर हम देखें ना तो इंजमाम बड़ी अच्छी बैटिंग करते थे, यूनुस अच्छी बैटिंग करते थे, यूसुफ बड़ी अच्छी बैटिंग करते थे स्पिनर्स के आगे। और ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर थोड़ा सा बाबर भी रन नहीं कर रहे हैं, कुछ इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में हमने देखा, दूसरे टेस्ट मैच में रिजवान ने 49 रन की इनिंग खेली है, कुछ स्ट्रगल रिजवान भी नहीं करे। 2 बड़े सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं इस पर, अगर बाबर और रिजवान की बात कर लें। ओवरऑल हम तमाम ही नए प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। पेशान भी वसी तजुर्बा कैप्टनशिप में अब नहीं रखते हैं
और ऐसा लगता है कि उसमें कैप्टनशिप पे भी बड़े सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि उनकी कैप्टनशिप कहीं कहीं लीकआउट करती दिखाई दे रही है। हम एक टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका में जीत सकते थे, वहां भी हम हार गए, और फिर जिस तरह हमने अभी यहाँ देखा कि 95 पे हमने 9 खिलाड़ी की आउट कर लिया था वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग में, और एक वक्त ऐसा था, फिर उसके बाद आखिरी विकेट 163 रन तक खेलकर चली गई। तो कैप्टनशिप भी बड़ी मायने रखती है, लेकिन मैं 3 प्लेयर्स के हवाले से ओवरऑल पूछूंगा, शान की कारकर्दगी और फिर बाबर से। कैप्टनसी तो लैग कर रही है, क्योंकि आज भी हम 100 रन से पहले इनको आउट कर सकते थे, लेकिन वही है कि आपका सोच, आपकी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है पीछे, हेड कोच आकिब जावेद बैठे हुए हैं, कुछ नहीं समझाते, कुछ नहीं करते। आप जब 100 रन पे आउट होने वाली है टीम और उसको रिलीज दे दिया और वो खेलते चले गए, जबकि उनका जो बॉलर था जिसने 4 आउट करे उसी ने 36 रन भी बनाए, नॉट आउट बनाए वो भी। तो इससे पता चलता है कि कैप्टनसी लैग कर रही है, कैप्टनशिप लिख कर रही है। और यहाँ पर अकील कह रहे हैं जावेद साहब यहाँ कैप्टनशिप पे भी आ जाए और शान, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिजवान के क्रेडिट पे गो के भी कुछ अरसा हुआ, लेकिन कई फतूहात ऐसी उसने हासिल कर लिया हैं जो शायद एक कैप्टन सोच सकता है कि मैं अगर बड़ी टीम के खिलाफ जा रहा हूं तो मेरी कारकर्दगी ऐसी रहे, हम सीरीज जीते हों, और ये रिजवान के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ शान स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रही है इनकी टीम, स्पिनर्स अगर आउट कर रहे तो पाकिस्तान फतह हासिल करा, अगर स्पिनर आउट नहीं करते तो शायद हम फतह भी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि हमारी बैटिंग तो क्लिक कर ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर जिस किस्म की दो अगर फैसले हम देखते हैं कि शान के बड़ा गलत दिखाई दे रहा है और दोनों पे आखिरी विकेटों ने रन किए। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से शान जो है, आपको पता है कि जैसे अभी अकील भाई कह रहे थे, जब आप टीम पे प्रेशर डाल देते हैं तो वहाँ जो है ना, उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं, जो बॉलिंग चेंजिंग करते हैं, जो फील्ड सेट करते हैं, और जैसे अभी आपने कहा है कि हम तो साउथ अफ्रीका में भी पहला टेस्ट जो है वो जीतने जा रहे थे, लेकिन वहाँ भी जो लैप्स थे शान मसूद की कैप्टनसी में वो नज़र आए और वो कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ आकर आपने पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता था, उसके बाद ये तमाम चीज़ें छुप गई। वो कहते फतह सब कुछ छुपा देती है। तो ये सब जो अभी हेड कोच आकिब जावेद साहब बैठे हैं और मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं कि कम से कम आपने जो पाकिस्तान का कप्तान जिस बंदे को लगाया हुआ है, कम से कम उनमें इतनी एबिलिटी तो हो। अगर हम जो है 100 के अंदर अंदर टीम आउट कर सकते थे, लेकिन आपका जो डिसीजन था, जो बॉलिंग चेंज था, जो फील्ड की प्लेसमेंट थी, और आपको जैसे भी आपने कहा है कि शान को तो सिर्फ ये स्पिनर्स ने ही मैच जितवाना शुरू किया है। वहाँ जो अच्छी टीमें थी उनके खिलाफ जो इस टाइप की विकेटें नहीं थी, तो वहां हमने स्पिनर्स को खिलाया नहीं। जिस तरीके से हम नौमान और साजिद की जोड़ी बनी थी, अगर वो साउथ अफ्रीका में होते तो वो भी आपको जितवा सकते थे। लेकिन यह है कि अभी आपकी जो ये एक दो फतह है आपके क्रेडिट पे यहाँ, वो भी जो है स्पिन ट्रैक बनने के बाद, और साजिद, नौमान और अबरार, इन्हीं की बदौलत जो है आपको फतह हुई। इंडिविजुअल आपकी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं थी, ना आपके बैट्समैनों की थी, ना आपकी थी, जो आप कह सके कि भाई ये मेरी कारकर्दगी थी, इसकी वजह से मैंने अच्छे बोल्ड फैसले किए तो हम ये मैचेस जीत रहे हैं। ये जो है शान मसूद की कैप्टनसी पे जो है सवालिया निशान है। और इस सीरीज में अगर हम वेस्ट इंडीज से ये दूसरा टेस्ट जो है बिल्कुल हार के दहाने पे खड़े हुए हैं, अगर वेस्ट इंडीज ने थोड़ा बैट्समैनों ने विकेट पे जाके टेम्परामेंट और टेक्निक शो की तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। और यही जो है शान की कैप्टनशिप का इम्तिहान होगा कि किस तरीके से अपने बॉलर्स को लेकर चलते हैं, किस तरीके से अपनी बैटिंग को लेकर चलते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके की रिजवान की परफॉर्मेंस है, अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा, वो खुशनसीब कप्तानों में शामिल हो गया कि जो सीरीज वनडे सीरीज हमने साउथ अफ्रीका से जीती, ऑस्ट्रेलिया से जीती, जिम्बाब्वे से जीती, तो आपको पता है कि कप्तान तो हमारा एक तैयार ही है। सिर्फ थोड़ा सा इस टेस्ट मैच की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा असर छोड़ेगी, बहुत ज़्यादा असर छोड़ेगी। जावेद इकबाल भट्टी कह रहे हैं इस टेस्ट मैच में, और यकीनन पाकिस्तान अगर फतह नहीं हासिल करता इस टेस्ट मैच में तो बड़ा सवालिया निशान बनता दिखाई देगा यहाँ पर शान मसूद के लिए। ओवरऑल अगर हम कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी का तसलसल इस 2 सीरीज़ के अंदर नज़र नहीं आया। उनमें एक सलमान अली आगा भी हैं, हम काफ़ी क्रेडिट उनको देते हैं कि मुश्किल हालात में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। अकील, सलमान अली आगा भी अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो भी स्पिनर्स की जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी बैटिंग नहीं कर पा रहे जैसे कि बॉलिंग हो रही है। असल में ये विकेट का कसूर है सारा, वरना वो अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पा रहे। जो उनका गेम है वो छक्के चौके मारते हैं और टेस्ट में भी वो तेज खेलते हुए नजर आते हैं,
लेकिन इस दफ़ा वो भी बड़े फंस चुके हैं। चलें फंस चुके हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि सलमान ऑफ स्पिन बॉल भी करते हैं और एडवांटेज वहाँ उन्हें कप्तान शायद इसी बेस पे खिला रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल अदा कर ले रहे हैं। और लेकिन ओवरऑल देखें तो स्पिनर्स के लिए नुमान साजिद इब्रार मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी को कि वो आएँ और फिर विकटें हासिल करें। और क्रेडिट क्या दोगे नुमान साजिद को और इब्रार को? अब तो तीसरे इब्रार भी हर मैच में अपना हिस्सा डाल दे रहे हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इनको साउथ अफ्रीका लेके जाना चाहिए था, इनको खिलाना चाहिए था, हमें वहाँ भी तो आजमाना चाहिए। हम सिर्फ इन्हीं विकेटों के लिए थोड़ी बनाया है, ये पूरे डोमेस्टिक सीजन खेलते आते हैं, विकेटें लेते आ रहे हैं, विकेट का इनको अंदाजा है कि किस विकेट पे कैसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं। साउथ अफ्रीका में ये खेलते तो हमारा रिजल्ट कुछ और होता, कुछ और हो जाए। इसी पे आऊँ और ये कह रहे हैं कि नुमान साजिद इब्रार ने तो खैर है उन्हें भी इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका लेके जाया गया, लेकिन कारकर्दगी का तसलसल अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी बात कही कि वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर साजिद और नुमान दोनों ही डोमेस्टिक सीजन पूरा खेलते हैं, तमाम ही विकेटों का उनको अंदाजा है। अगर वहाँ लेकर जाते तो कुछ फर्क आता या फिर ओवरऑल ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं मोइन भाई, अकील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यही पेयर हम अगर साउथ अफ्रीका लेकर जाते तो जैसे इन्होंने कहा है कि वहाँ ये रिजल्ट जो है कुछ और होता। आपको पता है कि जिस तरीके से आपकी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट जब पस्ती की तरफ गामजन थी, वहाँ जब पहला टेस्ट जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आए, आप जिस बुरे तरीके से आ रहे, जो उन्होंने रिकॉर्ड आपके खिलाफ रन्स का अंबार लगाया, उसके बाद यही नुमान और साजिद की जोड़ी थी जो आपको एक जीत की ट्रैक पे लेकर आई। और आपने जब साउथ अफ्रीका की टीम का अनाउंस हुआ तो आपने इन प्लेयर्स में से नुमान अली को तो बिल्कुल आपने सिलेक्ट किया, साजिद को अगर किया भी तो आपने वहां उन्हें कोई मैच नहीं दिया, सिर्फ डग आउट में ही बैठे रहे। तो आप जब तक देखें, आपको जो जीत की डगर पे जोड़ी स्पिनर्स की लेकर आई थी, अगर यही जोड़ी अब साउथ अफ्रीका में होती तो अकील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारा जो है रिजल्ट कुछ और होता। अब आप देख लें, इनके मतलब की विकेट देखें, ये डोमेस्टिक के प्लेयर हैं और ये हर विकेट पे खेल चुके हैं। यहां पूरे पाकिस्तान में कोई एक जैसी विकेट नहीं होती, पिंडी की कुछ और है, लाहौर की कुछ और है, कराची की कुछ और है, फैसलाबाद की कुछ और है, मुल्तान की और है। तो इन्होंने हर सीजन खेला हुआ है डोमेस्टिक का और इनके क्रेडिट पे, इनकी जो प्रोफाइल है उस क्रेडिट पे बहुत ज्यादा विकेटें हैं। ये हर किस्म की विकेट पे जो है विकेट लेने की सलाहियत रखते हैं। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे जो चीफ कोच हैं जनाब आकिब साहब, उन्होंने जो इनकी सलाहियतों जो फायदा उठाना था, आया कि सिर्फ आपने इन प्लेयर्स को पाकिस्तानी विकेटों में वो जो भी आपने स्पिन ट्रैक बनाना है उनके लिए महदूद कर देना है। भाई आप अगर इनको साउथ अफ्रीका लेकर जाएं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कहीं भी लेकर जाएं, ये पेयर जो है आपको रिजल्ट देगा। चले ये पेयर रिजल्ट देगा, इस पर गुफ्तगू तो रहेगी मजीद और भी। और लेकिन इसके साथ साथ है, क्योंकि बाबर के हवाले से हम काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो बाबर ही के हवाले से हम बात करेंगे। और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इकबाल मेमन साहब, हमारे साथ हमेशा स्टूडियो पर मौजूद रहते हैं और अब इस टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और हम बात कर रहे हैं आज अपने शो के अंदर बाबर आजम के हवाले से। और बाबर आजम स्पिनर्स के आगे हम देखते हैं कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये दो सीरीज, इससे कबल भी जितने भी मैचेस बाबर ने खेले हैं, बहुत कम उनके क्रेडिट पे है कि वो स्पिनर्स के आगे कुछ रन मजामत करते हुए दिखाई दें। ओवरऑल उनकी कारकर्दगी कोई खास नहीं है स्पिनर्स के आगे। आप समझते हैं कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हो रही थी, यहाँ वहाँ बाबर को आराम दे देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पिन विकेट बना रहे हैं और स्पिनर्स का रोल ही यहाँ सारा काम कर रहा है। और बाबर स्पिनर्स के खिलाफ कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। डोमेस्टिक के अच्छे मजे में एक मिडिल ऑर्डर को और निकालते हैं, जिस तरह हमने एक हीरा कामरान गुलाम को निकाला, उन्होंने परफॉर्मेंस की, डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की। तो यहां पर डोमेस्टिक के और भी हमारे पास प्लेयर थे, आप उन्हें आजमा सकते थे इस सीरीज में बाबर आजम की जगह। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और हमने जो है आपके पिछले प्रोग्रामों में ये जिक्र भी किया था कि बाबर आजम को जो है वो अगर रेस्ट दे दिया जाए तो उससे ये है कि हम किसी यंगस्टर को जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको हम जो है ट्राई कर सकते हैं, तो जिसमें कामरान गुलाम है या दूसरे खिलाड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ, मगर अब ये है कि जो भी सिलेक्शन कमेटी का था कि उनको थोड़ा सा खौफ भी था, क्योंकि हालांकि जो पिछला मैच था उसमें भी कोई हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीड नहीं ली थी, तो उनको ये था कि जो हमारा पुराना प्रो है उसको ही हम ट्राई करें। तो इसी वजह से शायद उन्होंने जो है ना खौफ की वजह से
क्योंकि रिस्क टेकर्स हमारे सेलेक्टर्स हैं नहीं। हालांकि हम बड़ी बड़ी सीरीज हार जाते हैं, लेकिन वो रिस्क उठाने में जो है ना वो कबात समझते हैं और उसको जो है ना रिस्क नहीं लेते। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई बाबर के लिए मुफीद था और हमारे लिए भी ये अच्छा था कि हम जो है ना किसी भी खिलाड़ी को मौका दे सकते थे। लेकिन ये है कि उन्होंने ये गलती तो कर ली और अब हम ये है कि सिर्फ दुआ गो है कि आगे चल के जो है वो बाबर अच्छी फॉर्म दिखाएं। चले, आप कह रहे हैं कि आगे जाके बाबर अच्छी फॉर्म दिखाएं, इस पे आप बात कर रहे हैं और ओवरऑल थोड़ी सी और भी बात करेंगे हम अपने इस टेस्ट सीरीज के हवाले से। लेकिन उससे बढ़कर हम बात करेंगे इस वक्त पीच गेम्स के हवाले से। आप भी वहां मौजूद थे, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये इवेंट मुनक्किद किया गया। कैसा देखा आपने पीच गेम्स को? और फिर साथ साथ आज भी बड़ी अगर हम देखें तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट एक रेस मुनक्किद हुई इंटीरियर ठट्टा के अंदर और वो था बेल रेस, जहां पर बैलों के लिए रेस मुनक्किद हुई और इसमें हमने कहा बढ़ चलकर जो है यहाँ पर इस इवेंट के अंदर हिस्सा लिया गया लोगों का और फिर बैलों के दरमियान जो रस्सा कशी की तरह रेस होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को कैसा देख रहे हैं, जहां पर पीच गेम्स भी मुनक्किद हुई, इंटीरियर के अंदर काफी इवेंट मुनक्किद हो रहा है, उसके अलावा स्पेशल गेम बच्चों के लिए मुनक्किद हुए सिंध गेम्स की जानिब से। तो ओवरऑल सिंध गेम्स के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है बेहतरीन इन्होंने जो है ट्राई किया था और पैसा भी ठीक ठाक खर्च किया। लेकिन यह है कि उसको थोड़ा सा और भी जो है ना मुफीद होना चाहिए था, थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए था। स्पेशली मेरिट जो है ना वो हमारी कहीं ना कहीं कमजोर थी। हमने जो है वो माय डॉटर माय सन वाले एटीट्यूड में हमने अपने बंदे खिला दिए। लेकिन ये है कि अगर हम जो है इस पे एम्फसाइज करें, फिर बच्चों को जो है अच्छा जो है वो स्टाइपेंड दें, पैसे अच्छे दें और टाइमली दें, तो फिर उससे जो है ना बेहतरी आती है। क्या है कि अगर हम मेरिट को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो फिर इश्यूज होते हैं। तो इनको ख्याल करना पड़ेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना जो भी एसोसिएशंस हैं या जो है वो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं वो इस चीज का ख्याल रखें कि कोशिश करके मेरिट जो है ना उस पे कहीं ना भी कंप्रोमाइज नहीं करें। देखें गवर्नमेंट का फैसला बहुत जबरदस्त था, लेकिन ये कि ये काम दे दिया गया था आगे इन्होंने एसोसिएशंस को या जो है अपना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को, तो वहां पे जो कंप्रोमाइज हो जाता है ना सिस्टम, वो फिर सही नहीं है। तो आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज तो उन्होंने किया तो अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे उनके साथ किया और उनकी बिहाफ पर ही इवेंट मुनक्किद हुआ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने एसोसिएशन को तलब किया और उनसे तमाम ही मामूलात मुख्तलिफ खेलों के लिए उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। वो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत कामयाब इवेंट रहा है। नहीं देखें कामयाब तो रहा है, हमने ये नहीं कहा, हमने जो उसके स्ट्रेंथ थे वो तो हमने बयान कर दिए। लेकिन ये कि हमने देखा कि एक तो बैनर्स पे प्रमोशन पे उस पे बहुत ज्यादा वो था, और लेकिन ये कि जो स्पोर्ट्स के लोग थे या जो कोचेस थे उनको इतना रिम्यूनरेशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था और टाइमली मिलना चाहिए था। तो देखें उससे जो है ना वो फर्क पड़ता है। फिर दूसरा ये कि मेरिट कंप्रोमाइज होती है। आपके पास ऐसे बंदे होने चाहिए आपकी मिशनरी में जो है ना मेरिट को कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आपने इतना दूर लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों के जो है वो ठीक है मतलब कुछ और इश्यूज भी होते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं। हो सकता है कि अगर कोई हैदराबाद से या मीरपुर खास से आ रहा है तो शायद वो अगर वो उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है टीम कट जाती है तो वो वापस चले जाए। लेकिन ये कि आपने जो है पहले दिन मतलब इतना एक तो टाइम लगाया इनॉग्रेशन पे और फिर जो है वो एंड ऑफ द डे कोई मैचेस नहीं हुए। तो फिर जब हम वहां पे पहुंचे, हालांकि सेकंड डे था, फर्स्ट डे पे तो लोग जो है उसमें होटल्स में आ चुके थे। तो सुबह को जब हम आए तो वहां पे मतलब जो है कहीं पे बोर्ड लग रहे थे, कहीं पे कारपेंटर जो है वो होर्डिंग्स लगा रहे थे। तो सिलसिला जो है वो बड़ा लेट हुआ।
तो आपने मतलब इतना टाइम उसमें वेस्ट किया, तो इसमें बहुत ज्यादा मुफीद काम हो सकता था। चले, मुफीद काम हो सकता था, इस पे मजीद और गुफ्तगू रहेगी। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही रहिए टेलीफोन लाइन पे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, हम ओवरऑल खेल पे अगर बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, और अगर उनके दरमियान भी मैचेस का खेले जाते तो उस पर भी बात रहेगी। जावेद साहब, KDA ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से भी एक इवेंट मुनक्किद हो रहा है, उसमें क्रिकेट भी खेली जा रही है, तो क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? जी मोइन भाई, KDA ऑफिसर एसोसिएशन के जो चीफ हैं जो इमरान एजाज हैं, और उस कमेटी में एयाज मुंशी हैं और M नसीम साहब शामिल हैं मुझ समेत, उन्होंने जो ये एक मेला सजाया है, ये ब्लॉक 14 में जो हमारा ऑफिसर एसोसिएशन का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की 8 टीमें जो हैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरीके से इमरान ने और मुंशी भाई ने और नसीम ने इस इवेंट का इनेकाद किया है, बहुत अरसे बाद जो है कोई इतना खेलों की नशोनुमा के लिए हमारे प्लेयर्स के लिए, KDA में जो हमारे प्लेयर थे उनके लिए काफ़ी अरसे बाद एक इवेंट जो है जनाब इमरान एजाज ने जो है वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराया है, और जिसमें KDA के अफसरान और उनकी फैमिलीज जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान एजाज जो है आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि और भी खेलों के जो है इवेंट जो है मैं इनका इनकाद करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्यों उन्होंने क्रिकेट पे की है, और KDA की हमने देखा था कि जो है खवातीन की हॉकी टीम भी बनाई गई थी, फिर बंद कर दी गई डिपार्टमेंट को, तो आप समझते हैं कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं दीगर खेलों को भी परमिशन मिलेगी जिस तरह इमरान एजाज कह रहे हैं? जी मोइन भाई, मैंने इमरान एजाज से मेरी बात हुई कि मैं भी कमेटी का हिस्सा हूं, तो यही बात हुई कि इस दफ़ा जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो क्रिकेट से ले रहे हैं, और उसके बाद जितने भी इंडोर्स गेम हैं उसके बाद जो है उनका इनकाद किया जाए, जिसमें जो है फैमिलीज जो है खवातीन वो भी हिस्सा ले सकेंगी और मेंस जो है वो भी हिस्सा ले सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा जो स्टार्ट इमरान एजाज ने लिया है, इंशाल्लाह देखिएगा इसके बहुत दूरदर्श जो नताइज बरामद होंगे। और KDA के जो प्लेयर्स थे जिनको बिल्कुल खेलों के इवेंट से दूर कर दिया गया था, इमरान एजाज, M नसीम और अयाज मुंशी की मेहनत से जो है दोबारा जो है हमने उनको जोड़ दिया है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया, आने वाले दिनों में देखिएगा कि जितने भी इंडोर्स गेम होंगे उसका भी इवेंट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कराने जा रहे हैं। चले, बहुत अच्छे तरीके से कराने जा रहे हैं। और साथ साथ कौमी खेल हॉकी को भी नहीं बुलाया जा रहा। मुख्तलिफ स्कूलों में जब हॉकी के स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद हो रहा है तो उसमें हॉकी को भी शामिल किया जा रहा है। इकबाल मेमन से ये जरूर पूछूंगा, इकबाल मेमन साहब, अगर हम देखें तो ओवरऑल हॉकी को लेवल दिया जा रहा है, और उसमें हम देख रहे हैं कि कौमी खेल हॉकी को भी मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज हो रही है स्कूलों की सतह पर उसमें भी शामिल किया जा रहा है, तो खुशाइन चीज समझते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल, डेफिनेटली। और हॉकी को देखें जो है फेडरल लेवल पे भी और सिंध लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। पब्लिक स्कूल में इन्होंने जो है वो स्टेडियम बनाया है, फिर अपना मीरपुर खास में बनाया है, और फिर आपको कराची में 2-3 स्टेडियम इन्होंने बनाए हैं। तो ये है कि अच्छा, थोड़ा सा इंटीरियर के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि आप हबीब पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहे हैं और अभी अनकरीबी इवेंट जारी है हॉकी का, उस हवाले से बताएं, थोड़ा सा अपडेट हमें बताएं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है हॉकी के हवाले से। देखिए, हमारे पास तो इन्होंने अभी कोचिंग का वो किया था और ट्रायल्स लिए थे, और वो एक्चुअली GOC का कोई प्रोग्राम है, उसके तहत जो है वो हॉकी की तैयारियां कर रहे हैं। और ये है कि हमारे एंड पे अपना जो है वो पब्लिक स्कूल का आज गाला था, तो उसमें भी जो जिन बच्चों ने हॉकी में परफॉर्म किया था तो उनको जो है हमने सर्टिफिकेट दिए थे। बाकी ये कि काम हो रहा है बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन ये कि अब अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हम अपना जो है लोहा मनवाएं जिस तरह हम पहले थे, तो फिर हमें उसमें मेहनत और मजीद करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप जो है जो भी एक पैराडाइम शिफ्ट आया है दोबारा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हॉकी को भी एक अच्छी नजर से देख रही है, क्योंकि नेशनल गेम तो है और ये क्रिटिसिज्म तो था पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर, और अब जो है ना वो काफी लेवल्स पे ये काम हो रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो रहा है और नेशनल लेवल पे भी हो रहा है और अंडर 19 लेवल पे भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है ना खातिर का फर्क पड़ेगा और आगे चल के हमारी टीम जो है वो बेहतर से बेहतर होगी और उनको टूर्नामेंट भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनली।
तो मैं समझता हूँ कि अब उनको अपनी रैंकिंग को ऊपर लेके आना होगा ताकि मजीद जो है वो टूर्नामेंट्स में खेल सकें जिसमें जब वो बाहर हैं जिससे। बड़ी अच्छी बात कही कि रैंकिंग हमारी बेहतर हो सकती है कि ग्रास रूट लेवल से अच्छी हॉकी का दोबारा रिवाइवल हो और वहाँ से हमें अच्छे प्लेयर्स मिलें तो हॉकी एक दफ़ा फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। जावेद साहब आपकी तरफ वापस आऊँ और अकील भी बैठे हुए हैं। अकील की तरफ से एक ज़रूर पूछूंगा क्योंकि स्पिनर्स का रोल अब देख रहे हैं बड़ा ज़्यादा हो गया है। हाँ, और पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स भी अगर हम देखें तो आ रहे हैं अकील। और मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ, डोमेस्टिक सीज़न में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले सुफियान अच्छा है, महरान मुमताज़ अच्छे स्पिनर्स निकल गए हैं, फैसल अकरम, कासिम अकरम अच्छे बॉलर्स निकल कर आ रहा है। अब एकेडमीज़ में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर इन पर कितने काम करने की ज़रूरत है। आपने T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए अब्दुल रज़ाक को कोच हायर कर दिया, वहाँ से वो अच्छे बैटर, हार्ड हिटर बैटर्स निकाल रहे हैं। तो कोई स्पिन डिपार्टमेंट से भी सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद, इनमें से किसी को लाकर आप अच्छे स्पिनर्स को भी आप अपने चेक कर सकते हैं, उन्हें भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाकर उन पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इनको तकरीबन 10 स्पिनर ऐसे होने चाहिए जो आप हर वक्त NCA में रखें और उनको बैकअप पे रखें, उनको तैयार करें। और ये सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये इनको ट्रेन करें। तो इसी तरीके से जो है हमारा बैकअप तैयार रहेगा। और अभी जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में नोमान पे हैं, साजिद पे हैं, इनकी उम्र, दोनों की उम्रें 35-40 के लगभग है और हमें तो बैकअप तैयार करना है। तो इसीलिए अगर जैसे अब ये रिटायर होते हैं, 1-2 साल और खेलेंगे तो हमारे पास बैकअप रहेगा। चले बैकअप रहेगा। इसी पे जावेद साहब आप क्या कहेंगे कि बैकअप कितना तैयार होना चाहिए, कितना ज़रूरी है काम करना? जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि अब्दुल रज़ाक को जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने जो है आइंदा जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है हार्ड हिटर बैट्समैन तैयार करने का टास्क दिया है, तो इसी तरीके से जो आपने पॉइंट रेज किया है, कम से कम हमारे लेजेंड स्पिनर जो है उनके साथ, जैसे अकील भाई कह रहे हैं कि 10 से 15 आपके पास जो स्पिनर्स है, लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, ऑफ स्पिन हो या ब्रेक करने वाला बॉलर चाइना मैन हो, इन तमाम बॉलर्स को जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जो है ला के आपको जो है आपकी जो है लाइन, जैसे बेंच स्ट्रेंथ होती है ना, आपको वो मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, आपने अब्दुल रज़ाक को जो टास्क दिया है, आपके पास सईद अजमल है, मुश्ताक है, सकलैन मुश्ताक है, आपके पास भी लेजेंड है, तो कम अज कम इनको ग्रास रूट लेवल को जब बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने कहा है कि नोमान हो गया या साजिद हो गया, अबरार हो गया, ये देखिए अबरार तो थोड़ा उसका भी टाइम है, लेकिन साजिद हो गया, नोमान हो गया, इन्होंने और 2-3 साल क्रिकेट खेली। नोमान के तो मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 साल है, साजिद 2-3 साल खेलेगा। तो भाई आपको उसी रोड मैप पर चलना चाहिए जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की टीमें चलती हैं। उन्होंने जो अपने NCC हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, उन सबको जो है तैयार करने के मरहल शुरू नहीं किए, वहां शुरू हो चुके हैं। हम बिल्कुल जब वो कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो फिर सोचते हैं कि यार वो हमने स्पिनर तैयार नहीं किया या फास्ट बॉलर नहीं तैयार किया। तो इन सारी चीज़ों पे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्रिकेट के जो अरबाब अख्तियार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरीके से आप हार्ड हिटर बैट्समैन तैयार करें, इसी तरीके के आपको स्पिनर्स की केप तैयार करनी होगी, और वो भी क्वालिटी स्पिनर्स, ना कि वो पर्ची सिस्टम से जो आ रहे हैं उस तरीके के नहीं। आपको जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन स्पिनर्स को जो है तैयार करना होगा, और आने वाली पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इंशाल्लाह उसमें जाके ये बच्चे जो है बहुत ही अच्छे नताइज देंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे नताइज देंगे और अच्छी बात भी कर रहे हैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी। और अकील, आपकी तरफ अगर आऊँ और फिर यही पूछूं कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी अब डोमेस्टिक सीजन में उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम में सिलेक्शन हो जा रही है, तो इन खिलाड़ियों के लिए आप क्या समझते हैं कि उनको भी अपना रोल अदा करना होगा? कामरान गुलाम आपने मौका दिया, लेकिन 1 सेंचुरी के बाद शायद लंबी इनिंग खेलना वो भूल गए, और इस तरह और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें मौके मिल रहे हैं लेकिन तसल्सल के साथ वो स्कोर नहीं कर रहे हैं। आमिर जमाल 1 इनिंग खेलते हैं, फिर वो टीम का हिस्सा बनता है, लेकिन शायद उनसे आउटस्टैंडिंग इनिंग मजीद नहीं खेली जाती। तो क्या कहेंगे इनके हवाले से? जी मोइन, ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक के उस पर परफॉर्मेंस पे लड़कों को चांस दे रही है। लेकिन लड़के जो हैं 1 इनिंग के बाद, जो आप कह रहे हैं कि 1 इनिंग के बाद फिर वो बैठ जाते हैं, इनको अपनी तसलसल के साथ अपनी इनिंग खेलनी चाहिए। और जिस तरीके से देखें ना, हुरेरा हो गया, आपने उसको चांस दिया, कामरान गुलाम को आपने चांस दिया, इन प्लेयर्स ने आके वहां प्रूफ नहीं किया। आपको बड़ा स्टेज तो मुहैया कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन उस स्टेज पर आने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है
वो बोलनी चाहिए। अब देखें हुरेरा को दूसरा टेस्ट आपने खिला दिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं डेब्यू पे। कामरान ने जैसे अभी मोइन भाई ने कहा कि डेब्यू पे 100 कर दिया, उसके बाद कोई ऐसी इनिंग नहीं तराश सकते। और यही चीज़ें आपको सलमान अली आगा हो गया, सऊद शकील हो गया, इन पे भी अप्लाई होती है कि भाई आपके जो बड़े नाम हैं, जो आप परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, उसी तसलसल को अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बरकरार रखेंगे तो ही आपको टीम में रहना है। नहीं तो जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस चल रहे हैं, तसलसल किसी भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है, वो चाहे ऊपर के बैट्समैन हो, मिडल के हो, इनमें कोई भी तसलसल नहीं है। इनको जो है इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है अखिल भाई। बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मैं हर सतह पर खेलों पर और इस पे काम करने की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा था ना कि सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, सिंध के अंदर अपने खेलों पर तवज्जो दे रही है, उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, तो यकीन सारे ऑर्गेनाइज होते रहेंगे तो अच्छे प्लेयर्स मिलते दिखाई देंगे। अखिल आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।